I welcome you all to my channel ADV's eScholars Academy. The topic which we will discuss in this video is barter system and its limitation, in which we will discuss about the meaning of barter exchange, the problems of barter exchange. There are different problems or limitations or drawbacks of barter system. First one is problem of double coincidence of wants. Second is lack of common unit of value. Third is lack of storage of value. Fourth is lack of transfer of value. And fifth is lack of standard for deferred payments. इस वीडियो में हम वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम वस्तु विनिमय प्रणाली और उसकी कमियां या उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और उसकी सीमाओं में जैसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या एक एक्सचेंज के लिए कॉमन यूनिट का ना होना या किसी वस्तु के मूल्य को उसकी वैल्यू को लंबे समय तक कैसे स्टोर करना या कैसे उसको ट्रांसफ़र करना या फिर जो डेफर्ड पेमेंट है फ्यूचर पेमेंट्स है उसको बार्टर एक्सचेंज फॉर्म में कैसे ऑनर करना, ये कुछ समस्याएं हैं बार्टर एक्सचेंज की जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट दिस स्लाइड. This slide is showing the different economic activities which takes place in the economy at different levels. Now you will see in this picture different professionals. They are either providing services or they are producing different type of goods. Now barber is there, tailor is there, blacksmith is there, goldsmith is there, weaver is there, cobbler is there, farmer is there. These are different activities which takes place in the economy. एंड जैसा हमने इस स्लाइड में देखा कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस स्लाइड में भी ये आपको दिख रहा है कि जैसे बार्बर है, टेलर है, गोल्ड स्मिथ है या ब्लैक स्मिथ है या फिर कोई कपड़ा बुनने वाले हैं या फिर कॉबलर का काम करने वाले हैं या फार्मर है। इस तरह से जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उन दिनों के बारे में बात कर रहे हैं जब पैसे का एग्जिस्टेंस नहीं था और लोग जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का आपस में एक्सचेंज किया करते थे। तो इस स्लाइड में हम ये समझ पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो एक तरह से एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही की जाती थी। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? So barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods or goods are exchanged for services or services are exchanged for services. इसका अर्थ ये है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें सिर्फ वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का ही लेन देन नहीं होता है, बल्कि इसको हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन हो सकता है या वस्तुओं के बदले में सर्विसेज का लेन देन हो सकता है या फिर सर्विसेज के बदले में सर्विसेज का भी लेन देन हो सकता है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कहीं भी पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब क्योंकि मनी नहीं थी, मुद्रा जो थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो इस तरह से जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे की जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उसको एक्सचेंज किया करते थे। Now look at this slide. It is indicating about the exchange of goods for goods. In this slide, you are watching two different pictures here. One is about the food grain, that is wheat, and other is about the cloth. Now the producer of
wheat, the producer of wheat, that is farmer, he is exchanging his wheat with the producer of cloth. He is giving him wheat, and in return the cloth maker is giving cloth to the farmer or the wheat grower. तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का किस तरह से लेन देन हो रहा है। जो गेहूं का उत्पादक है वो कपड़ा उत्पादक को गेहूं दे रहा है और उसके बदले में उससे वो कपड़ा ले रहा है। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन। Now look at this slide. It is indicating about exchange of goods for services. In this slide, there is one vegetable grower, and on the other hand, there is one blacksmith. The blacksmith is repairing the equipment of the farmer, and the farmer in return gives him the vegetables. So this is the blacksmith is providing his services for getting the vegetables. So farmer is giving the good for exchanging the service of the blacksmith. तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो फार्मर है वो अपने एग्रीकल्चरल जो औजार उसके हैं उसको ठीक करवाने के लिए वो ब्लैकस्मिथ की सर्विसेज को हायर करता है और ब्लैकस्मिथ को उसके बदले में वो वेजिटेबल्स देता है। तो इस तरह से ये सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है गुड्स के साथ। सो इन दिस स्लाइड you will see that there are two professionals. One is tailor, other is barber. They are giving their services to each other. Barber is cutting hair of the tailor and tailor is stitching clothes for the barber. तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ सेवाओं के बदले में सेवाओं का लेन देन हो रहा है। जो बार्बर है वो अपनी सेवाएं टेलर को दे रहा है, वो उसका हेयर कटिंग कर रहा है और उसके बदले में जो टेलर है वो हेयर कटर है, जो बार्बर है उसकी वो क्लॉथ स्टिच कर रहा है। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर सर्विसेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की जो सीमाएं थी, कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी, शॉर्टकमिंग्स थी, वो क्या क्या थी। तो जैसे इसमें लिस्ट में आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। इसको हम हिंदी में कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू जो थी उसका एब्सेंस था, उसकी कमी थी। और तीसरा है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल और डेफर्ड पेमेंट्स, कि हमने जो अगर सपोज डेफर्ड पेमेंट्स जो कि फ्यूचर में हमें ऑनर करना होता है, भविष्य में जैसे हमने किसी को पेमेंट देना है वो किस तरह से देंगे, बार्टर एक्सचेंज में वो एक बड़ी डिफिकल्टी थी। एंड नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको आप कैसे स्टोर करेंगे, उसको एक लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जा सकता है, ये भी एक डिफिकल्टी थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। एंड द लास्ट वन इज डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि जो डिफरेंट गुड्स की जो वैल्यू है या सर्विसेज की वैल्यू है उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। Now what is problem of double coincidence of wants? In this problem, two persons, they can make exchange or transaction if they require each other's product. If they don't require each other's product, then naturally they cannot make transaction with each other. So for example, if the cloth seller, he needs wheat and the wheat seller, he also needs clothes, then transaction will take place. On the other hand, if the furniture seller, he wants fruits but the fruit seller
don't want furniture, then transaction will not take place. आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक ऐसी समस्या है जिसमें दो लोगों के बीच में एक्सचेंज तभी हो पाता है जब उनको एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता हो। अगर उनको एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं होगी तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम इस स्लाइड में देखें तो अगर गेहूं बेचने वाले को क्लॉथ चाहिए और क्लॉथ बेचने वाले को गेहूं चाहिए तो उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, वो एक दूसरे की चीजों को आपस में एक्सचेंज करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे फर्नीचर सेलर है, अगर उसको फ्रूट चाहिए लेकिन अगर फ्रूट सेलर को फर्नीचर नहीं चाहिए तो उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये समस्या थी दोहरी आवश्यकताओं की। तो इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए फिर पहले दो लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता था जिनको एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता थी, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट कार्य था बार्टर एक्सचेंज में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। इसको हम दो तीन नाम से जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कैसे किया जाए। जैसे आज की डेट में अगर आपको किसी भी चीज़ का वैल्यू, किसी भी चीज़ की जो प्राइस है, कीमत पूछी जाए तो नेचुरली है कि हर चीज़ की कीमत इंडिया में वो रुपीस में मापी जाती है। किसी भी चीज़ को हम रुपीस में मापते हैं कि कोई सा भी प्रोडक्ट हो, ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, महंगा हो, सस्ता हो, हर प्रोडक्ट की जो कीमत है वो एक कॉमन यूनिट में है जिसको हम रुपये कहते हैं। रुपए में हम उसको माप देते हैं। बट थिंक अबाउट द बार्टर एक्सचेंज डेज। अभी जैसे आपको इस स्लाइड में ये चार अलग अलग चीजें दिख रही हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने जैसे घर बेचना है। अब जैसे आज की डेट की, आज के समय की बात है तो घर बेचना है तो नेचुरली है कि सेलर कह देगा कि 20 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो नेचुरली है उसको उसके बदले में उतना पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से जो बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, चाहे बफेलो है, हॉर्स है, काउज है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक उसकी एक प्राइस है जो रुपीस में हम डिफाइन कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द बार्टर एक्सचेंज? नाउ सपोज बार्टर एक्सचेंज डेज की हम बात कर रहे हैं। किसी को एक घर बेचना है तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? अब जैसे करेंसी तो थी नहीं, मनी था नहीं एग्जिस्टेंस में, तो सपोज कि क्या उसको बफेलो में वो पेमेंट करेगा, कितनी बफेलोज देगा उसके बदले में, या फिर कितने हॉर्सेस देगा उसके बदले में, या कितनी काउज उसके बदले में वो देगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो किस चीज में मापेंगे, किस यूनिट में मापेंगे। दिस वाज अ प्रॉब्लम इन द बार्टर एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब ऐसी पेमेंट्स जिसको हमने भविष्य में ऑनर करना है, मतलब भविष्य में जिसको पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस स्लाइड में देखेंगे कि आपको जो अलग अलग पिक्चर्स नजर आ रही है, जैसे फार्मर हैं वो किसी के खेत में काम कर रहे हैं, किसी ने हायर किया है उन वर्कर्स को अपने खेतों में काम करने के लिए। ऐसे ही आप एक कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला है और जिसका वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसने कुछ वर्कर्स को हायर किया हुआ है काम करने के लिए। अब नेचुरली है कि ये जो लेबर को हायर किया गया है काम करने के लिए, इनको पेमेंट पे करना होगा। जैसे आज की अगर समय की हम बात करें तो आज अगर किसी को पेमेंट करना हो, चाहे डेली बेसिस पे करना हो या काम खत्म होने के बाद करना हो, 1 महीने के बाद करना हो, तो ये पेमेंट करना आज की डेट में बहुत आसान है। बट थिंक अबाउट द बार्टर एक्सचेंज डेज। अब उस समय मनी यूनिट्स नहीं थी हमारे पास, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे उसको? उसके बदले में हम उस वर्कर को क्या देंगे? जैसे अगर क्या हम उसको जो है वो व्हीट देंगे या अनाज देंगे उसके बदले में, या फिर हम उसको जो पेमेंट है वो वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के फॉर्म में करेंगे। तो ये एक डिफिकल्टी थी जो आज नहीं है मनी के एग्जिस्टेंस के बाद, लेकिन पहले ये कितना मुश्किल था।
अब दूसरी बात ये भी है कि जो वर्कर हमने काम पे लगाए हुए हैं, क्या उनको वो जो मोड ऑफ पेमेंट है, क्या उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है? क्या उनको उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है? और अगर मान लो उनको उस प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको दे रहे हैं काम कराने के बाद, तो नेचुरली है कि उस प्रोडक्ट को ले जाकर फिर वो उनको कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उनसे वो चीज़ खरीद ले और उसके बदले में उनको वो चीज़ दे दे जिसकी उनको आवश्यकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू and transfer of value. Now we will see that whatever is being produced by the producers, can we store it for a very long time period? Especially the items which are not durable, like food grains, vegetables, fruits, milk, etc. तो चीज़ों की जो कीमत है उसको लंबे समय तक कैसे हम स्टोर करके रखें। पहली बात है कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को अगर स्टोर भी करना चाहें तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट होती है और वो भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या फार्मर या सभी फार्मर्स या सभी प्रोड्यूसर उस स्टोरेज कॉस्ट को वियर कर सकते हैं? पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ को हम स्टोर कर रहे हैं, क्या वो लंबे समय तक उसको हम प्रिजर्व रख सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तो बार्टर एक्सचेंज में ये बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं ये पेरिशेबल हैं। ये बहुत जल्दी जो है खराब हो जाएंगे या कुछ समय के बाद खराब हो जाएंगे। तो क्या हम मिल्क को एक लंबे समय तक उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं? क्या हम वेजिटेबल्स को या फूड ग्रेन को, इनको हम इनकी जो वैल्यू है क्या कई वर्षों तक इनको रख सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आज की डेट में इन चीज़ों को बेचकर इसकी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को बेच सकता है फार्मर या प्रोड्यूसर, जो भी उसका प्रोड्यूसर है इन चीज़ों का, वो उन चीज़ों को साथ साथ बेचकर जो उससे पैसा मिल रहा है उस पैसे को वो बैंक में जमा करा सकता है, अपने पास रख सकता है। मतलब एक तरह से वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन बार्टर एक्सचेंज डेज में ये पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली दूसरा जो डिफिकल्टी थी वो थी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की, कि जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाए या उसकी वैल्यू को कैसे ट्रांसफर किया जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम बार्टर एक्सचेंज डेज की बात करें, तो बार्टर एक्सचेंज डेज में अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो नेचुरली है उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, और काफ़ी दूर के एरिया में अगर उसको पहुंचाना है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वो भी एक डिफ़िकल्टी थी। और क्या हम इतनी दूर तक उसको, हमारे पास क्या इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या थे कि जिससे हम उसको वहाँ पहुँचा सकते थे? ये भी एक अनदर डिफ़िकल्टी थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें मनी के एग्जिस्टेंस के साथ, कि आपको किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर ट्रांसफ़र करना है तो नेचुरली है आप उसको ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, उससे जो पैसा मिलता है उसको आप ऑनलाइन चेक के थ्रू या किसी भी मोड में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू को। लेकिन बार्टर एक्सचेंज डेज में ये पॉसिबल नहीं था। नाउ इट इज टाइम फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक taught today, and the first question is define barter exchange. Then all other questions are based on the problems of barter exchange. I have asked these problems separately, as in the examination you are asked, you're not asked all the problems at one go, but the problems are asked individually or differently. So इन questions में जो है जो टॉपिक हमने आज पढ़ा उसमें था कि आप जो बार्टर एक्सचेंज है उसको डिफाइन कीजिए, या उसके साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। जितनी भी बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, या स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, या
ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक एक करके आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू। So students, I am making videos based on different topics for different classes of economics. So you keep in touch with the channel, and you would be getting different videos updated, and you would really enjoy the studies. So thank you for watching the video, and thank you all.